आज हम एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा में हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की रोमांचक दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार कैसे काम करते हैं? हम क्यों खुश होते हैं, दुखी होते हैं या गुस्सा करते हैं? हमारे व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम इस एपिसोड को शुरू कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम साइकोलॉजी के कई महत्वपूर्ण विषयों को कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हम जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, इसका इतिहास क्या है और यह हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। फिर बायोलॉजिकल फाउंडेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम कैसे काम करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम देखेंगे कि लोगों का विकास कैसे होता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम मेमोरी, लर्निंग और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को समझेंगे। सोशल साइकोलॉजी में हम जानेंगे कि समाज हमारे विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। पर्सनैलिटी थ्योरी में हम अलग अलग व्यक्तित्व सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे और अपने व्यक्तित्व को भी जानेंगे। अंत में अप्लाइड साइकोलॉजी में हम देखेंगे कि मनोविज्ञान को दैनिक जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है, जैसे तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन और संचार कौशल में। मैं कोशिश करूंगा कि हर विषय को सरल भाषा में समझा सकूं ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आएं। आइए मिलकर मनोविज्ञान की इस खूबसूरत दुनिया में कदम रखें। यह यात्रा ना तो कठिन होगी और ना ही बोरिंग, बल्कि हम मजे मजे में बहुत कुछ सीखेंगे। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो हमारे दिमाग और व्यवहार को समझने की कोशिश करती है। आसान शब्दों में कहूं तो साइकोलॉजी यह देखती है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कैसे कार्य करते हैं। लेकिन केवल यही नहीं, यह हमारे सामाजिक संपर्क, भावनाओं, प्रेरणाओं और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य को भी समझती है। अब सवाल यह है कि साइकोलॉजी दूसरे विषयों जैसे समाजशास्त्र या मनोचिकित्सा से कैसे अलग है। देखिए, साइकोलॉजी का फोकस व्यक्तिगत मन और व्यवहार पर होता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक संरचनाओं और समूहों को देखता है। मनोचिकित्सा एक चिकित्सा क्षेत्र है जो मानसिक स्वास्थ्य विकारों का निदान और उपचार करती है। इसलिए साइकोलॉजी इन दोनों से अलग है क्योंकि यह सीधे उपचार प्रदान किए बिना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मन और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका दायरा बहुत बड़ा है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से लेकर सामाजिक संपर्क तक, व्यक्तित्व विकास से लेकर भावनात्मक संबंधों तक। बात करते हैं साइकोलॉजी के इतिहास की। सब कुछ शुरू हुआ था दर्शन शास्त्र से। दार्शनिकों जैसे रेने डेकार्ट और जॉन लॉक ने मन और व्यवहार पर अपने विचार रखते हुए इस क्षेत्र की नींव रखी। डेकार्ट ने माइंड बॉडी डुअलिज्म को प्रस्तावित किया, जो कहता है कि मन और शरीर अलग अलग संस्थाएं हैं। लॉक ने टैबुला रसा का कॉन्सेप्ट दिया, यानी हम जन्म के समय एक खाली स्लेट होते हैं और हमारे अनुभव ही हमारी सोच को आकार देते हैं। 19वीं सदी में साइकोलॉजी को एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया। विल्हेम वुंट ने 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, जिसे अक्सर साइकोलॉजी के जन्म के रूप में देखा जाता है। एडवर्ड टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म विकसित किया, जिसमें विचारों और भावनाओं के मूल तत्वों पर ध्यान दिया गया। उसके बाद फंक्शनलिज्म आया, जिसे विलियम जेम्स ने बढ़ावा दिया। फंक्शनलिज्म में इस बात पर ध्यान दिया गया कि मन का काम क्या है और यह पर्यावरण के साथ कैसे अनुकूलन करता है। 20वीं सदी में व्यवहारवाद का आगमन हुआ, जिसे जॉन बी वॉटसन और B.F. स्किनर ने बढ़ावा दिया। व्यवहारवाद में केवल उन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें सीधे देखा जा सकता है, न कि आंतरिक मानसिक अवस्थाओं का। यह दृष्टिकोण बहुत लोकप्रिय हुआ, खासकर अमेरिका में। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग विकसित की, जिसमें सुदृढ़ीकरण और दंड का उपयोग करके व्यवहार को आकार दिया जाता था। फिर साइकोएनालिसिस आया, जो सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित किया गया।
साइकोएनालिसिस अचेतन मन और बचपन के शुरुआती अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है। फ्रायड के सिद्धांतों ने मानसिक स्वास्थ्य उपचार में क्रांति ला दी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी इसी अवधि में विकसित हुई, जिसे कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने बढ़ावा दिया। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में व्यक्तिगत विकास, आत्म साक्षात्कार और व्यक्तिगत क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं का पिरामिड प्रस्तावित किया। आज के समय में साइकोलॉजी में विचारधाराओं के कई स्कूल हैं, जैसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान और भी बहुत कुछ। अब हम साइकोलॉजी के प्रमुख परिप्रेक्ष्यों को समझते हैं, जो अलग अलग कोणों से मन और व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। हर दृष्टिकोण का अपना अनूठा फोकस है। व्यवहारिक दृष्टिकोण में केवल उन व्यवहारों को देखा जाता है जिन्हें सीधे देखा जा सकता है। यह दृष्टिकोण पर्यावरण के प्रभाव पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जैसे सुदृढ़ीकरण और दंड। पावलोव ने कुत्तों के साथ शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग किए, जिससे पता चला कि व्यवहार अनुबंधन के माध्यम से बदल सकता है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि हम कैसे सोचते हैं, याद करते हैं और भाषा को कैसे संसाधित करते हैं। यह दृष्टिकोण आंतरिक मानसिक अवस्थाओं, जैसे विचारों, यादों और समस्या समाधान का अध्ययन करती है। उल्रिक निस्सन ने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को बढ़ावा दिया, जिसमें मस्तिष्क के सूचना प्रसंस्करण तंत्र को समझा जाता है। जैविक दृष्टिकोण में मस्तिष्क की संरचनाओं, न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटरों का अध्ययन किया जाता है। यह दृष्टिकोण आनुवंशिकी और तंत्रिका जीव विज्ञान की भूमिका को समझने की कोशिश करती है। मानवतावादी दृष्टिकोण में व्यक्ति की क्षमता और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह दृष्टिकोण मानव स्वभाव के सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालती है, जैसे आत्मसम्मान और रचनात्मकता। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में समाज और संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जैसे मानदंड, मूल्य और सामाजिक संपर्क। यह दृष्टिकोण समझने की कोशिश करती है कि हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमारे व्यवहार को कैसे आकार देती है। मनोगतिक दृष्टिकोण में अचेतन मन, आंतरिक संघर्ष और बचपन के अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। यह दृष्टिकोण व्यक्तित्व विकास और मानसिक विकारों को समझने का प्रयास करता है। मनोविज्ञान का अध्ययन करने का महत्व बहुत अधिक है। सबसे पहले, मनोविज्ञान हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाना हमारे जीवन का एक सामान्य लक्ष्य है। मनोविज्ञान के सिद्धांत जैसे सहानुभूति, सक्रिय श्रवण और संघर्ष समाधान हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझते हैं, तो हम उनके साथ बेहतर जुड़ पाते हैं। संचार कौशल में सुधार करना भी मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रभावी संचार से हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। सक्रिय श्रवण तकनीकें जैसे व्याख्या और प्रतिबिंब हमारे संचार को बढ़ाती हैं। भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना भी मनोविज्ञान से संभव है। भावनात्मक विनियमन तकनीकें जैसे माइंडफुलनेस और संज्ञानात्मक पुनर्गठन हमारी नकारात्मक भावनाओं को संभालने में मदद करते हैं। मनोविज्ञान केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि पेशेवर क्षेत्रों में भी बहुत उपयोगी है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, व्यवसाय, खेल और कानून जैसे क्षेत्रों में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके प्रभावी शिक्षण रणनीतियां विकसित करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रोगियों की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। व्यवसाय जगत में मनोविज्ञान का उपयोग नेतृत्व, प्रबंधन, टीम की गतिशीलता और उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए होता है। खेल के क्षेत्र में खेल मनोविज्ञान एथलीटों को मानसिक मजबूती विकसित करने में मदद करता है। कानून के क्षेत्र में कानून पेशेवर मनोविज्ञान का उपयोग करके गवाहों की विश्वसनीयता का
मूल्यांकन करते हैं। मनोविज्ञान का प्रभाव व्यक्तिगत विकास पर भी बहुत गहरा है। आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से हम अपनी ताकत और कमजोरियों को समझकर खुद को सुधार सकते हैं। आत्म जागरूकता से हम अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को बेहतर समझ पाते हैं। यह समझ हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ाती है और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। अब बात करते हैं मनोविज्ञान में अनुसंधान विधियों की। यह समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम यह जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन कैसे किए जाते हैं और उनके निष्कर्षों की व्याख्या कैसे की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए करते हैं। इसमें कई चरण होते हैं। पहला है परिकल्पना निर्माण, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है अवलोकन, चौथा है निष्कर्ष। वैज्ञानिक पद्धति में प्रतिकृति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिकृति का मतलब है कि दूसरे शोधकर्ता उसी अध्ययन को दोबारा करते हैं ताकि शुरुआती निष्कर्षों की पुष्टि की जा सके। पीयर रिव्यू भी एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें विशेषज्ञ उस शोध का मूल्यांकन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अध्ययन वैज्ञानिक रूप से सही है और उसमें कोई विधि संबंधी दोष नहीं है। तारांकन मनोविज्ञान के प्रमुख परिप्रेक्ष्य। तारांकन जैविक परिप्रेक्ष्य में मस्तिष्क की संरचनाओं, न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटरों का अध्ययन किया जाता है। यह दृष्टिकोण आनुवंशिकी और तंत्रिका जीव विज्ञान की भूमिका को समझने की कोशिश करती है। फिनियास गेज का मामला दर्शाता है कि ललाट लोब मस्तिष्क कार्य और व्यक्तित्व में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति की क्षमता और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह दृष्टिकोण मानव स्वभाव के सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालती है, जैसे आत्मसम्मान और रचनात्मकता। अब्राहम मैस्लो ने आत्म साक्षात्कारी व्यक्तियों का अध्ययन किया, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन और रूजवेल्ट। उन्होंने देखा कि ये लोग अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त करने में सफल थे, जो उनके व्यक्तिगत विकास और पूर्ति को दर्शाता है। यह अध्ययन मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के महत्व को दिखाता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समाज और संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जैसे मानदंड, मूल्य और सामाजिक संपर्क। यह दृष्टिकोण समझने की कोशिश करती है कि हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमारे व्यवहार को कैसे आकार देती है। गीट हॉफस्टेड ने विभिन्न संस्कृतियों की तुलना की और उनके व्यवहारिक आयामों को परिभाषित किया, जैसे व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता। उनके शोध ने प्रकाश डाला कि संस्कृति का प्रभाव व्यक्तिगत और पेशेवर सेटिंग्स में कितना बड़ा है। मनोगतिक परिप्रेक्ष्य में अचेतन मन, आंतरिक संघर्ष और बचपन के अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। यह दृष्टिकोण व्यक्तित्व विकास और मानसिक विकारों को समझने का प्रयास करता है। सिगमंड फ्रायड ने अन्ना ओ का केस अध्ययन किया, जो हिस्टीरिया से पीड़ित थे। इस विश्लेषण ने अचेतन संघर्ष और दमन की अवधारणा पर प्रकाश डाला, जो मनोगतिक सिद्धांत के मूल में है। फ्रायड ने अन्ना ओ के माध्यम से दिखाया कि कैसे अचेतन उद्देश्य और पिछले अनुभव हमारे वर्तमान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो ये थे मनोविज्ञान के प्रमुख परिप्रेक्ष्य, जो अलग अलग कोणों से हमारे मन और व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। हर एक परिप्रेक्ष्य ने अपने अनूठे योगदान दिए हैं, जो आज के आधुनिक मनोविज्ञान को आकार देते हैं। तारांकन मनोविज्ञान का महत्व। तारांकन मनोविज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाना हमारे जीवन का एक सामान्य लक्ष्य है। मनोविज्ञान के सिद्धांत जैसे सहानुभूति, सक्रिय श्रवण और संघर्ष समाधान हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझते हैं तो हम उनके साथ बेहतर जुड़ पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने साथी की भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया देते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं और रिश्ते में सामंजस्य बढ़ता है। संचार कौशल में सुधार करना भी
मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रभावी संचार से हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। सक्रिय श्रवण तकनीकें जैसे व्याख्या और प्रतिबिंब हमारे संचार को बढ़ाती हैं, जिससे गलतफहमियां कम होती है और आपसी समझ बढ़ती है। भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना भी मनोविज्ञान से संभव है। भावनात्मक विनियमन तकनीकें जैसे माइंडफुलनेस और संज्ञानात्मक पुनर्गठन हमारी नकारात्मक भावनाओं को संभालने में मदद करते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम उन्हें बेहतर प्रबंधित कर सकते हैं, जो मानसिक भलाई के लिए काफी आवश्यक है। जैसे यदि आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो माइंडफुलनेस अभ्यास आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद कर सकती हैं। मनोविज्ञान केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि पेशेवर क्षेत्रों में भी बहुत उपयोगी है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, व्यवसाय, खेल और कानून जैसे क्षेत्रों में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके प्रभावी शिक्षण रणनीतियां विकसित करते हैं, जो छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करती हैं। विभिन्न सीखने की शैलियों और प्रेरक तकनीकों को समझकर शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर समर्थन दे पाते हैं। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रोगियों की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। व्यवसाय जगत में मनोविज्ञान का उपयोग नेतृत्व, प्रबंधन, टीम की गतिशीलता और उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए होता है। प्रभावी नेतृत्व और टीम सहयोग से व्यवसाय का प्रदर्शन सुधरता है। तारांकन तारांकन जैविक आधार तारांकन व्यवहार का तंत्रिका तंत्र आपके शरीर का कोर है, जो आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। इस खंड में हम न्यूरॉन्स की संरचना और कार्य, तंत्रिका संचार और तंत्रिका तंत्र के केंद्रीय और परिधीय भागों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरॉन्स की, जो तंत्रिका तंत्र के मूल निर्माण खंड हैं। न्यूरॉन्स विशेष कोशिकाएं होती हैं जो सूचना को प्राप्त, संसाधित और संचारित करती हैं। एक न्यूरॉन के मूल तत्वों में कई भाग शामिल होते हैं: डेंड्राइट्स, एक्सोन, माइलिन शीथ और सिनेप्स। डेंड्राइट्स वे शाखाएं होती हैं जो न्यूरॉन के कोशिका शरीर से निकलकर दूसरे न्यूरॉन्स या संवेदी रिसेप्टर से संकेत प्राप्त करती हैं। एक्सॉन न्यूरॉन्स का एक लंबा प्रक्षेपण होता है जो विद्युत संकेतों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है। माइलिन शीथ एक इंसुलेटिंग परत होती है जो एक्सॉन को कवर करती है और संकेत संचरण को तेज और कुशल बनाती है। सिनेप्स वे जंक्शन होते हैं जहां एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट या कोशिका शरीर से मिलता है। अब बात करते हैं तंत्रिका संचार की, जो न्यूरॉन्स के बीच सूचना विनिमय की प्रक्रिया है। इसमें दो मुख्य घटक होते हैं: एक्शन पोटेंशियल और न्यूरोट्रांसमिशन। एक्शन पोटेंशियल एक विद्युत आवेग होता है जो न्यूरॉन की झिल्ली क्षमता में तीव्र परिवर्तनों के माध्यम से यात्रा करता है। न्यूरोट्रांसमिशन में एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के टर्मिनल बटन तक पहुंचता है, जहां न्यूरोट्रांसमीटर जारी होते हैं। ये रसायन सिनेप्टिक दरार के पार दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स से बंधकर संकेत संचारित करते हैं। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लेते हैं: मल्टीपल स्क्लेरोसिस (MS) का। MS एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से माइलिन शीथ पर हमला कर देती है। माइलिन शीथ के क्षतिग्रस्त होने से तंत्र का संचार धीमा और अक्षम हो जाता है, जो विभिन्न न्यूरोलॉजिकल लक्षणों जैसे मांसपेशियों की कमजोरी, समन्वय की समस्याओं और संज्ञानात्मक हानि का कारण बनता है। केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS और परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS। दोनों भाग मिलकर शरीर के कार्यों को विनियमित करते हैं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है जो संवेदी जानकारी को संसाधित करता है और मोटर कमांड उत्पन्न करता है। रीढ़ की हड्डी संकेतों को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है,
और इसके विपरीत मस्तिष्क की संरचना बहुत जटिल कार्य करती है। उदाहरण के लिए सेरेब्रम उच्च संज्ञानात्मक कार्यों जैसे सोच, स्मृति और निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है। सेरेबेलम समन्वय और संतुलन बनाए रखता है, जबकि मस्तिष्क स्टे महत्वपूर्ण कार्यों जैसे सांस लेने और हृदय गति को नियंत्रित करता है। रीढ़ की हड्डी संकेतों को मस्तिष्क से जोड़ती है और प्रतिवर्ती क्रियाओं को सुविधाजनक बनाती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं स्वचालित प्रतिक्रियाएं होती हैं जो अचानक उत्तेजना पर बिना मस्तिष्क की भागीदारी के निष्पादित होती हैं, जैसे गर्म चीज को छूने पर हाथ तुरंत हट जाना। परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस में दैहिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शामिल होते हैं। दैहिक तंत्रिका तंत्र स्वैच्छिक गतिविधियों और संवेदी सूचना को संभालता है, जैसे मांसपेशियों को नियंत्रित करना या बाहरी उत्तेजनाओं को महसूस करना। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक कार्यों को विनियमित करता है, जैसे हृदय गति, पाचन और श्वसन। दैहिक तंत्रिका तंत्र में मोटर न्यूरॉन्स शामिल होते हैं जो कंकाल की मांसपेशियों को संकेत भेजते हैं, और संवेदी न्यूरॉन्स बाहरी वातावरण से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह प्रणाली हमारे सचेतन कार्यों जैसे चलना, टाइपिंग या बोलने को सुविधाजनक बनाती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रभागों में विभाजित है, सहानुभूतिपूर्ण और परासहानुभूतिपूर्ण। सहानुभूतिपूर्ण तंत्रिका तंत्र लड़ो या भागो प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करता है, जो तनावपूर्ण स्थितियों में सतर्कता और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। परासहानुभूतिपूर्ण तंत्रिका तंत्र आराम और पाचन प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देता है, जो विश्राम और पुनर्प्राप्ति का समर्थन करता है। सहानुभूतिपूर्ण तंत्रिका तंत्र एड्रेनालाइन और नॉरेपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन जारी करता है, जो हृदय गति बढ़ाते हैं, पुतलियों को फैलाते हैं और ऊर्जा जुटाते हैं। यह प्रतिक्रिया तत्काल कार्रवाई के लिए शरीर को तैयार करती है। परासहानुभूतिपूर्ण तंत्रिका तंत्र एसिटाइलकोलाइन जारी करता है, जो हृदय गति को कम करता है, पाचन को बढ़ावा देता है और शरीर को आराम देता है। तारांकन मस्तिष्क की संरचना और कार्य। तारांकन हमारा मस्तिष्क बहुत ही जटिल है, जो कई क्षेत्रों में विभाजित है और प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य होता है। हिंडबेहलंत्रिन पश्चिम मस्तिष्क मेडुला, पोंस और सेरेबेलम से बना होता है। यह मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बुनियादी जीवन निर्वाह कार्यों को नियंत्रित करता है। मेडुला स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे सांस लेना, हृदय गति और रक्तचाप। पोल्स मेडुला के ऊपर स्थित होता है और यह नींद और जागने के चक्रों को नियंत्रित करता है। सेरेबेलम समन्वय और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क में जाले का निर्माण शामिल है, जो सतर्कता और चेतना को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के नींद जागने के चक्रों को प्रबंधित करता है और संवेदी सूचना को छानता है। फोर ब्रेन अग्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल हिस्सा है। इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स शामिल हैं। थैलेमस संवेदी सूचना को संसाधित करने और उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाने का काम करता है। हाइपोथैलेमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को विनियमित करता है। लिम्बिक सिस्टम भावनाओं, यादों और प्रेरणाओं को विनियमित करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्यों जैसे सोच, तर्क, निर्णय लेने और भाषा प्रसंस्करण को संभालता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क की बाहरी परत है जो विभिन्न लोबों में विभाजित है और प्रत्येक लोब का अपना विशिष्ट कार्य होता है। फ्रंटल लोब उच्च संज्ञानात्मक कार्यों को संभालता है, जैसे निर्णय लेना, योजना बनाना, समस्या समाधान और स्वैच्छिक गतिविधियां। पैराइटल लोब स्पर्श, तापमान, दर्द और शरीर की स्थिति की जागरूकता जैसी संवेदी सूचनाओं को संसाधित करता है। टेम्पोरल लोब प्राथमिक श्रवण सूचना को संसाधित करता है, जैसे ध्वनि और भाषण। यह लोब भाषा समझ में भी महत्वपूर्ण है, जैसे ब्रोका का क्षेत्र और वर्निक का क्षेत्र, जो भाषा उत्पादन और समझ के लिए उत्तरदायी हैं। ऑक्सीपिटल लोब दृश्य सूचना को संसाधित करता है। जब आप कुछ देखते हैं तो यह जानकारी ऑक्सीपिटल लोब में संसाधित होती है, जो आपको छवियों को
पहचानने और उनकी व्याख्या करने में मदद करती है। तारांकन न्यूरोट्रांसमीटर और उनकी भूमिकाएं। तारांकन। अब हम न्यूरोट्रांसमीटरों की बात करते हैं, जो तंत्र के संचार के लिए आवश्यक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स के बीच संकेतों को संचारित करते हैं, जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर हैं: डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलाइन, गाबा और ग्लूटामेट। डोपामाइन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्रेरणा, इनाम और आनंद की भावना को विनियमित करता है। जब आप कुछ हासिल करते हैं, जैसे कोई लक्ष्य निर्धारित करना या कोई नया कौशल सीखना, तो डोपामाइन जारी होता है, जो आपको और अधिक प्रेरित करता है। सेरोटोनिन मूड विनियमन में बड़ी भूमिका निभाता है। यह आपको शांत और संतुष्ट महसूस कराने में मदद करता है। एसिटाइलकोलाइन मांसपेशियों के संकुचन और स्मृति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गाबा गामा-एमिनोब्यूट्रिक एसिड एक निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तंत्रिका गतिविधि को कम करता है। यह चिंता और तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र मस्तिष्क गतिविधि को विनियमित करता है। ग्लूटामेट एक उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तंत्रिका संचार को तेज करता है। यह स्मृति निर्माण और सीखने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तारांकन आनुवंशिकी और व्यवहार। तारांकन इस खंड में हम जीन और पर्यावरण के बीच जटिल संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। आनुवंशिकता और जुड़वां अध्ययन। सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिकता की, जो आनुवंशिकी और व्यवहार के बीच संबंध को समझने का एक तरीका है। आनुवंशिकता एक सांख्यिकीय माप है जो बताता है कि एक विशेष लक्षण या व्यवहार में कितना भिन्नता आनुवंशिकी के माध्यम से समझाया जा सकता है। प्रकृति बनाम पोषण बहस। आनुवंशिकी और पर्यावरण के बीच संबंध को समझने का एक पुराना प्रश्न है। प्रकृति का मतलब है हमारे जीन और जैविक संरचना, जबकि पोषण का मतलब है पर्यावरण और हमारी परवरिश। यह बहस यह समझने में मदद करती है कि कैसे हमारे जीन और पर्यावरण मिलकर हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को आकार देते हैं। इस बहस को समझने के लिए जुड़वां अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। जुड़वां अध्ययनों में शोधकर्ता समान जुड़वां मोनोजाइगोटिक और द्वियुग्मज जुड़वां डाइजाइगोटिक की तुलना करते हैं। समान जुड़वां एक ही निषेचित अंडे से बनते हैं और उनके जीन समान होते हैं, जबकि द्वियुग्मज जुड़वां अलग अलग निषेचित अंडों से बनते हैं और उनके जीन समान होते हैं लेकिन समान नहीं। एक प्रसिद्ध मामले का अध्ययन है मिनेसोटा जुड़वां अध्ययन, जिसे डॉक्टर थॉमस बॉचार्ड ने किया था। इस अध्ययन में समान और द्वियुग्मज जुड़वां का अध्ययन किया गया ताकि बुद्धि और व्यक्तित्व की आनुवंशिकता को समझा जा सके। शोधकर्ताओं ने देखा कि समान जुड़वां में बुद्धि और व्यक्तित्व लक्षणों की समानता द्वियुग्मज जुड़वां की तुलना में काफी अधिक थी। इस अध्ययन ने यह प्रदर्शित किया कि बुद्धि और व्यक्तित्व विकास में आनुवंशिकी की भूमिका कितनी गहरी है, लेकिन यह भी प्रकाश डाला गया कि पर्यावरण की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तारांकन संवेदना और प्रत्यक्षण। तारांकन बात करते हैं संवेदना और प्रत्यक्षण की। ये दोनों अवधारणाएं मिलकर हमारे संवेदी अनुभव को परिभाषित करती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस खंड में हम संवेदी प्रसंस्करण के बुनियादी सिद्धांतों, दृश्य और श्रवण प्रणालियों की संरचना और कार्य और प्रत्यक्षण प्रक्रियाओं और उनके प्रभावों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। संवेदना और प्रत्यक्षण के बुनियादी सिद्धांतों को समझना हमारे संवेदी अनुभव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं संवेदी सीमाओं की, जो परिभाषित करती हैं कि किस उत्तेजना की तीव्रता पर हम उसे महसूस कर सकते हैं। संवेदी सीमाएं दो प्रकार की होती हैं, निरपेक्ष सीमा और अंतर सीमा। निरपेक्ष सीमा वह न्यूनतम तीव्रता होती है जिस पर हम एक उत्तेजना को महसूस कर सकते हैं। अंतर सीमा, या जिसे बस ध्यान देने योग्य अंतर (JND) भी कहा जाता है,
वह न्यूनतम अंतर होता है जो दो उत्तेजनाओं में होना चाहिए ताकि आप उन्हें अलग पहचान सकें। संवेदी अनुकूलन एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें संवेदी रिसेप्टर्स की संवेदनशीलता लगातार और अविवर्तित उत्तेजना के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कम हो जाती है। इसका मतलब है कि यदि आप एक कमरे में लंबे समय तक हवा को महसूस करते रहते हैं तो आप उस हवा को धीरे धीरे अनदेखा करने लगते हैं। यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क को प्रासंगिक जानकारी को छानने में मदद करती है ताकि हम महत्वपूर्ण उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। तारांकन अंतःस्रावी तंत्र और व्यवहार तारांकन। अब हम जीव विज्ञान के इस एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, अंतःस्रावी तंत्र और व्यवहार। यह खंड हमारे हार्मोन और अंतःस्रावी तंत्र की भूमिका को समझने में मदद करेगा जो हमारे व्यवहार, भावनाओं और समग्र स्वास्थ्य को विनियमित करते हैं। हार्मोन और व्यवहार। हार्मोन शरीर के रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जारी होते हैं और विभिन्न अंगों और ऊतकों को संकेत भेजते हैं ताकि वे विशिष्ट कार्य कर सकें। हार्मोन का प्रभाव बहुत बड़ा है। यह वृद्धि, चयापचय, मूड, प्रजनन और व्यवहार को विनियमित करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र में कई ग्रंथियां शामिल होती हैं: पिट्यूटरी ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और गोनाड अंडाशय और वृषण। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि से जारी होने वाले हार्मोन वृद्धि, चयापचय और प्रजनन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। थायरॉयड ग्रंथि थायरोक्सिन T4 और ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 जैसे हार्मोन जारी करती है जो चयापचय को नियंत्रित करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथियां हार्मोन जारी करती हैं जो तनाव प्रतिक्रिया को विनियमित करती हैं। अधिवृक्क प्रांतस्था से कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जैसे हार्मोन जारी होते हैं जो चयापचय और रक्तचाप को प्रबंधित करते हैं। अधिवृक्क मज्जा से एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन जारी होता है जो लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। गोनाड पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय प्रजनन हार्मोन जारी करते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास, प्रजनन प्रक्रियाओं और मूड विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेस्टोस्टेरोन आक्रामकता और प्रतिस्पर्धी व्यवहार को बढ़ाता है जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मूड में बदलाव और भावनात्मक विनियमन में योगदान करते हैं। तारांकन विकासात्मक मनोविज्ञान जीवन भर का विकास। तारांकन जीवन भर का विकास एक ऐसा क्षेत्र है जो इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी चरणों को समझने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही गतिशील और जटिल है जिसमें कई तरह के बदलाव शामिल होते हैं। इस खंड में हम जन्म पूर्व विकास, शैशवावस्था और बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था के चरणों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जन्म पूर्व विकास के दौरान एक नया जीवन दुनिया में आने से पहले विभिन्न चरणों से गुजरता है। यह विकास 3 मुख्य चरणों में विभाजित है: जर्मिनल, भ्रूणीय और भ्रूण। जर्मिनल चरण गर्भाधान के तुरंत बाद शुरू होता है जिसमें निषेचित अंडा या युग्मनज गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। यह चरण लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। भ्रूण जनन लगभग दूसरे से 8वें सप्ताह तक होता है जिसमें प्रमुख अंगों और प्रणालियों का विकास होता है। भ्रूण चरण 9वें सप्ताह से लेकर जन्म तक चलता है। इस चरण में भ्रूण का विकास और परिष्करण होता है और उसके अंग परिपक्व होते हैं। टेराटोजेन पर्यावरणीय कारक होते हैं जो जन्म पूर्व विकास को बाधित कर सकते हैं। इनमें ड्रग्स, शराब, तंबाकू, विकिरण और कुछ संक्रमण शामिल होते हैं। टेराटोजेन के संपर्क में आने से भ्रूण के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, शराब के अत्यधिक सेवन से भ्रूण अल्कोहल स्पेक्ट्रम विकार फास्ट हो सकता है जिसमें विकास की कमी, चेहरे की असामान्यताएं और संज्ञानात्मक हानि शामिल हैं। शैशवावस्था में मोटर कौशल का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले चरण में शिशु प्रतिवर्ती गतिविधियां करते हैं
जैसे रोना और चूसना। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, उनके स्वैच्छिक मोटर कौशल विकसित होते हैं। लुढ़कना, बैठना, रेंगना और चलना। बचपन में बारीक मोटर कौशल जैसे लिखना, चित्र बनाना और वस्तुओं में हेरफेर करने में सुधार होता है। ये मोटर कौशल विकास शारीरिक स्वतंत्रता और अन्वेषण को सुविधाजनक बनाते हैं। संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे के अनुसार शैशवावस्था में बच्चे संवेदीगामक चरण में प्रवेश करते हैं, फिर पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक चरणों में, जिसमें भाषा विकास, प्रतीकात्मक सोच और तार्किक तर्क शामिल है। मैरी एंसवर्थ का अजीब स्थिति अध्ययन एक अच्छा केस स्टडी है जो शिशु के लगाव के तरीकों की पड़ताल करता है। इस अध्ययन में शिशुओं को थोड़े समय के अलगाव और पुनर्मिलन के माध्यम से देखा गया ताकि उनके लगाव के व्यवहार को समझा जा सके। एंसवर्थ ने 3 मुख्य लगाव शैलियों की पहचान की: सुरक्षित, असुरक्षित प्रहारी और असुरक्षित द्वंद्वात्मक। ये लगाव शैलियां बाद के जीवन में रिश्तों और भावनात्मक विनियमन को प्रभावित करती हैं। किशोरावस्था एक संक्रमणकालीन चरण है जो बचपन से वयस्कता में प्रवेश करने की तैयारी कराता है। यह अवधि पहचान निर्माण, साथियों के प्रभाव और जोखिम लेने वाले व्यवहारों के लिए जानी जाती है। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में पहचान बनाम भूमिका भ्रम का चरण होता है। इस चरण में व्यक्ति स्वयं को समझने और अपनी पहचान स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सकारात्मक समाधान में अपने बारे में एक मजबूत भावना विकसित होती है, जबकि नकारात्मक समाधान में भ्रम और अनिश्चितता बाद के जीवन में रिश्तों और करियर के विकल्पों को प्रभावित कर सकती है। किशोरावस्था में साथियों का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों और सामाजिक समूहों का प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है, जो कभी कभी जोखिम लेने वाले व्यवहारों को प्रोत्साहित कर सकता है, जैसे पदार्थों का उपयोग, लापरवाह ड्राइविंग या असुरक्षित यौन व्यवहार। ये व्यवहार दीर्घकालिक परिणामों के साथ आते हैं जो स्वास्थ्य और भलाई को प्रभावित करते हैं। एक केस स्टडी यह दिखाती है कि किशोरों में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और आवेग नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। यह अपूर्ण विकास आवेगी व्यवहारों को बढ़ावा देता है। तारांकन संज्ञानात्मक विकास। तारांकन संज्ञानात्मक विकास एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे सोचने, समझने, याद रखने और समस्या समाधान की क्षमताओं को समझने की कोशिश करता है। इस खंड में हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों जैसे पियाजे का सिद्धांत, विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत और सिद्धांत थ्योरी ऑफ माइंड का पता लगाएंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक काफी प्रभावशाली सिद्धांत है जो बाल विकास को समझने में उपयोग किया जाता है। पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 मुख्य चरणों में विभाजित किया: संवेदीगामक चरण जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक चरण 12 वर्ष और उससे अधिक। संवेदीगामक चरण में बच्चे अपनी इंद्रियों और मोटर क्षमताओं का उपयोग करके दुनिया का अन्वेषण करते हैं। इस चरण का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर वस्तु स्थायित्व है, जिसका मतलब है कि बच्चे समझते हैं कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे उनकी नजरों से ओझल हो जाती हैं। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे प्रतीकात्मक सोच विकसित करते हैं। वे वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जैसे भाषा का उपयोग करना। हालांकि इस चरण में बच्चे अभी तार्किक तर्क से दूर होते हैं और आत्मकेंद्रित सोच का शिकार होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे तार्किक सोच विकसित करते हैं, लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं और घटनाओं पर लागू करते हैं। बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता जैसे संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में किशोर अमूर्त सोच और काल्पनिक तर्क विकसित करते हैं। यह चरण आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और वैज्ञानिक तर्क को सुविधाजनक बनाता है।
तारांकन सामाजिक और भावनात्मक विकास। तारांकन सामाजिक और भावनात्मक विकास का क्षेत्र मानव विकास का एक आवश्यक हिस्सा है, जो व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों, भावनात्मक विनियमन और नैतिक तर्क को समझने में मदद करता है। इस खंड में हम लगाव सिद्धांत, भावनात्मक विनियमन, नैतिक विकास और उनके दीर्घकालिक प्रभाव को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लगाव सिद्धांत को जॉन बॉल्बी ने विकसित किया था, जो कहता है कि बचपन में हमारे देखभाल करने वालों के साथ बंधन हमारे भविष्य के रिश्तों और भावनात्मक भलाई को गहराई से प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत के तहत लगाव शैलियों को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: सुरक्षित, परिहारी, द्वंद्वात्मक और अव्यवस्थित। सुरक्षित लगाव वाले व्यक्तियों में देखभाल करने वाले सुसंगत और उत्तरदायी होते हैं, जिससे बच्चे में विश्वास और भावनात्मक सुरक्षा विकसित होती है। ये व्यक्ति स्वस्थ संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। परिहारी लगाव में व्यक्ति भावनात्मक रूप से दूर रहते हैं। द्वंद्वात्मक लगाव में व्यक्तियों में उच्च चिंता और अनिश्चितता होती है। अव्यवस्थित लगाव में व्यक्तियों में भ्रम और भय होता है। हेनरी हार्लो ने अपने प्रसिद्ध प्रयोगों में रीसस बंदरों का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने बंदरों के लगाव व्यवहार को देखा। हार्लो ने बंदरों को 2 सरोगेट माताएं प्रदान की, एक तार वाली मां जो भोजन प्रदान करती थी और एक कपड़े वाली मां जो शारीरिक आराम देती थी। परिणामों में देखा गया कि बंदर कपड़े वाली मां की ओर अधिक आकर्षित होते थे, भले ही तार वाली मां उन्हें अधिक भोजन प्रदान कर रही थी। यह अध्ययन प्रदर्शित करता है कि शारीरिक आराम और भावनात्मक समर्थन लगाव निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, न कि केवल भोजन की आपूर्ति। भावनात्मक विनियमन का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना ताकि वे रचनात्मक तरीके से व्यक्त हों। यह क्षमता व्यक्तियों को तनावपूर्ण स्थितियों में मुकाबला करने में मदद करती है और समग्र मानसिक भलाई को बढ़ाती है। आत्मनियमन कौशल बचपन में विकसित होते हैं, जब बच्चे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें उचित तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं। प्रभावी आत्मनियमन से व्यक्ति बेहतर निर्णय लेने, समस्या समाधान और पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम होता है। पालन पोषण शैलियों का भावनात्मक विनियमन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अधिनायकवादी पालन पोषण शैली, जो गर्मजोशी और संरचना प्रदान करती है, बच्चों में मजबूत आत्मनियमन कौशल विकसित करने में मदद करती है। सत्तावादी और अनुज्ञाकारी पालन पोषण शैली से बच्चों में या तो अत्यधिक नियंत्रण या सीमाओं की कमी होती है, जो आत्मनियमन को खराब कर सकती है। वाल्टर मिशेल ने मार्शमैलो टेस्ट किया, जिसमें बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि यदि वे कुछ देर प्रतीक्षा करेंगे तो उन्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। यह अध्ययन बच्चों के विलंबित संतुष्टि को आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया था। दीर्घकालिक अनुवर्ती अध्ययनों से पता चला कि जिन बच्चों ने प्रतीक्षा की, उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, सामाजिक क्षमता और समग्र जीवन सफलता में सुधार देखा गया। यह केस स्टडी हमें दिखाती है कि प्रारंभिक आत्मनियमन कौशल का दीर्घकालिक परिणामों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तारांकन मॉड्यूल 4 संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तारांकन स्मृति एक ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो हमारे पिछले अनुभवों को संग्रहीत, बनाए रखने और पुनः प्राप्त करने में मदद करती है। यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे हम कोई नया कौशल सीख रहे हों, पुरानी यादों को याद कर रहे हों या फिर अपने निर्णय ले रहे हों। इस खंड में हम स्मृति के विभिन्न मॉडलों, प्रक्रियाओं, प्रकारों और विकारों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। स्मृति को समझने के लिए कई सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। ये मॉडल हमें यह पता लगाने में मदद करते हैं कि जानकारी कैसे एनकोड, संग्रहीत और पुनः प्राप्त की जाती है। 2 प्रमुख मॉडल हैं, एटकिंसन और शिफ्रिन का मल्टी स्टोर मॉडल और बैडले और हिच का वर्किंग मेमोरी मॉडल। एटकिंसन और शिफ्रिन ने 1968 में मल्टी स्टोर मॉडल प्रस्तावित किया, जो स्मृति को 3 अलग अलग भंडारों में विभाजित करता है: संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति (STM) और दीर्घकालिक स्मृति (LTM). संवेदी स्मृति में
संवेदी जानकारी कुछ मिलीसेकंड से लेकर सेकंड तक रहती है। अगर यह जानकारी ध्यान के माध्यम से अल्पकालिक स्मृति में स्थानांतरित हो जाती है तो यह सीमित क्षमता की होती है, जो लगभग 7+2 आइटम तक ही संग्रहीत कर सकती है। अगर एसटीएम में जानकारी का पुनरावर्तन किया जाता है और वह दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित हो जाती है तो यह लगभग असीमित क्षमता की होती है और लंबी अवधि तक बनी रह सकती है। बैडले और हिच ने 1974 में वर्किंग मेमोरी मॉडल प्रस्तावित किया, जो मल्टीस्टोर मॉडल की सीमाओं को संबोधित करता है। वर्किंग मेमोरी मॉडल में स्मृति को एक गतिशील प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिसमें कई घटक होते हैं। यह मॉडल मुख्य रूप से 2 उप प्रणालियों पर प्रकाश डालता है: ध्वन्यात्मक लूप और दृश्य स्थानिक स्केचपैड। ध्वन्यात्मक लूप मौखिक और श्रवण संबंधी जानकारी को संसाधित करता है, जबकि दृश्य स्थानिक स्केचपैड दृश्य और स्थानिक जानकारी को संभालता है। इसके अलावा एक केंद्रीय कार्यकारी प्रणाली होती है जो ध्यान को नियंत्रित करती है और जानकारी का समन्वय करती है। बाद में बैडले ने एपिसोडिक बफर जोड़ा, जो विभिन्न स्मृतियों की जानकारी को एकीकृत करता है और दीर्घकालिक स्मृति से जोड़ता है। वर्किंग मेमोरी मॉडल ने संज्ञानात्मक लचीलेपन और बहुकार्य क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझाया, जो मल्टीस्टोर मॉडल में अनुपस्थित थे। स्मृति के प्रकारों की बात करें तो स्मृति को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो जानकारी की प्रकृति और प्रसंस्करण के तरीके पर निर्भर करता है। 2 प्राथमिक श्रेणियां हैं: स्पष्ट सचेत और अंतर्निहित अचेतन स्मृति। स्पष्ट स्मृति में सचेत रूप से सुलभ जानकारी शामिल होती है, जिसमें 2 उपप्रकार हैं: एपिसोडिक और शब्दार्थ स्मृति। एपिसोडिक स्मृति व्यक्तिगत अनुभवों और विशिष्ट घटनाओं को संग्रहीत करती है, जैसे किसी पार्टी में जाना या छुट्टी की यादें। शब्दार्थ स्मृति सामान्य ज्ञान और तथ्यों को संग्रहीत करती है, जैसे पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अंतर्निहित प्रक्रियात्मक स्मृति में जानकारी अचेतन रूप से संग्रहीत होती है, बिना सचेत जागरूकता के। प्रक्रियात्मक स्मृति कौशल और आदतों को संग्रहीत करती है, जैसे साइकिल चलाना या टाइपिंग करना। यह स्मृति प्रणाली स्वचालित और सहज क्रियाओं को सुविधाजनक बनाती है। तारांकन सीखना एक मौलिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को नए व्यवहार, कौशल और ज्ञान अर्जित करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया अनुभव, अभ्यास और अवलोकन के माध्यम से विकसित होती है, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस खंड में हम सीखने के विभिन्न सिद्धांतों जैसे शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और प्रेक्षणात्मक सीखने का पता लगाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन से। शास्त्रीय अनुबंधन एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ उत्तेजना को एक अशर्त उत्तेजना के साथ जोड़कर एक सशर्त प्रतिक्रिया विकसित की जाती है। यह प्रक्रिया इवान पावलोव के प्रयोगों से सबसे पहले पहचानी गई, जिन्होंने कुत्तों में लार जैसी प्रतिक्रियाओं का अवलोकन किया। प्रारंभ में कुत्ते बिना किसी बाहरी उत्तेजना के लार टपकाते थे जब उन्हें भोजन दिया जाता था। यह एक अशर्त प्रतिक्रिया थी। पावलोव ने देखा कि जब उन्होंने भोजन के साथ घंटी की आवाज को बार बार जोड़ा तो अंततः कुत्ते केवल घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगे, बिना भोजन के भी। यह एक सशर्त प्रतिक्रिया बन गई और घंटी एक सशर्त उत्तेजना बन गई। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें व्यवहारों को परिणामों के माध्यम से आकार दिया जाता है। यह प्रक्रिया B.F. स्किनर द्वारा विकसित की गई थी, जो व्यवहारवाद के बड़े हस्तियों में से एक थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग में सुदृढ़ीकरण और दंड का उपयोग करके वांछित व्यवहारों को बढ़ाया या घटाया जाता है। B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का अध्ययन करने के लिए स्किनर बॉक्स का उपयोग किया। स्किनर बॉक्स एक नियंत्रित वातावरण था जिसमें चूहों या कबूतरों को विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। स्किनर ने देखा कि यदि चूहे ने लीवर दबाया और उसके बाद उसे भोजन का पुरस्कार मिला, तो चूहा नियमित रूप से लीवर दबाने लगा। यह सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण था जिससे व्यवहार बढ़ा।
किसी प्रकार यदि कबूतर को गलत प्रतिक्रिया देने पर बिजली का झटका दिया गया तो कबूतर उस व्यवहार से बचने लगा जो दंड का उदाहरण था। सुदृढ़ीकरण अनुसूचियां वे पैटर्न होते हैं जिनके द्वारा सुदृढ़ीकरण को लागू किया जाता है। ये अनुसूचियां व्यवहार की आवृत्ति और स्थिरता को प्रभावित करती हैं। कुछ सामान्य सुदृढ़ीकरण अनुसूचियां हैं: निश्चित अनुपात अनुसूची, परिवर्तनशील अनुपात अनुसूची, निश्चित अंतराल अनुसूची और परिवर्तनशील अंतराल अनुसूची। त्रिक्षणात्मक सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सीखने के सिद्धांत का एक मूल घटक है। त्रिक्षणात्मक सीखने में ध्यान, धारण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक सीखने का सिद्धांत प्रस्तावित किया जो कहता है कि सीखना मुख्य रूप से अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से होती है, बिना किसी प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण के। बंडूरा ने कहा कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे ध्यान और स्मृति त्रिक्षणात्मक सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि व्यक्ति अपने आदर्शों के व्यवहारों की नकल करते हैं यदि उन्हें लगता है कि ये व्यवहार सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का बोबो डॉल प्रयोग एक प्रतिष्ठित केस स्टडी है जो त्रिक्षणात्मक सीखने के सिद्धांतों को चित्रित करता है। इस प्रयोग में बच्चों को एक वयस्क को बोबो गुड़िया के साथ आक्रामक या गैर आक्रामक व्यवहार करते हुए देखने को दिया गया। बाद में बच्चों को बोबो गुड़िया के साथ बातचीत करने का अवसर दिया गया। परिणामों में देखा गया कि जिन बच्चों ने आक्रामक व्यवहार देखा वे भी इसी तरह का आक्रामक व्यवहार दिखाने लगे, जबकि जिन बच्चों ने गैर आक्रामक व्यवहार देखा वे कम और गैर आक्रामक तरीके से बातचीत करने लगे। यह अध्ययन प्रदर्शित करता है कि कैसे त्रिक्षणात्मक सीखना व्यक्तियों के व्यवहार को आकार दे सकती है बिना किसी प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण के। तारांकन सोच और बुद्धि तारांकन सोच और बुद्धि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जो व्यक्तियों की समस्या समाधान क्षमताओं, तर्क प्रक्रियाओं और समग्र संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली को परिभाषित करते हैं। इस खंड में हम समस्या समाधान रणनीतियों, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों, बुद्धि को मापने के तरीकों और भावनात्मक बुद्धि के घटकों को समझने की कोशिश करेंगे। समस्या समाधान एक ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियां विकसित करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। यह प्रक्रिया आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और तार्किक तर्क पर आधारित होती है। समस्या समाधान रणनीतियों को समझने के लिए हम एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक्स और ट्रायल एंड एरर जैसी अवधारणाओं को समझेंगे। एल्गोरिदम व्यवस्थित और चरण दर चरण प्रक्रियाएं होती हैं जो विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। यह रणनीति बहुत ही विश्वसनीय होती है क्योंकि यह गारंटी देती है कि समस्या का समाधान मिल जाएगा, लेकिन यह समय लेने वाली भी हो सकती है। ह्यूरिस्टिक सरलीकृत अंगूठे के नियम होते हैं जो समस्या समाधान में समय और प्रयास बचाते हैं। यह रणनीति कुशल होती है, लेकिन यह हमेशा सटीक परिणाम नहीं देती है। ट्रायल एंड एरर एक बुनियादी समस्या समाधान रणनीति है जिसमें व्यक्ति कई प्रयास करता है जब तक कि उसे सही समाधान नहीं मिल जाता। यह दृष्टिकोण सरल और लचीला होता है, लेकिन यह अक्षम भी हो सकता है। बुद्धि के सिद्धांत। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो घटकों में विभाजित किया: सामान्य बुद्धि जी फैक्टर और विशिष्ट योग्यताएं एस फैक्टर। स्पीयरमैन के अनुसार जी फैक्टर एक अंतर्निहित संज्ञानात्मक क्षमता है जो विभिन्न मानसिक कार्यों में सामान्य होती है। यह अवधारणा सुझाव देती है कि एक मजबूत जी फैक्टर व्यक्तियों को कई संज्ञानात्मक क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। हॉवर्ड गार्डनर ने एकाधिक बुद्धियों का सिद्धांत प्रस्तावित किया जो बुद्धि को एक बहुआयामी निर्माण के रूप में देखता है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई प्रकार होते हैं जो व्यक्तियों की अद्वितीय ताकत और क्षमताओं को दर्शाते हैं। उन्होंने शुरू में 7 बुद्धियां परिभाषित की जिन्हें बाद में और जोड़ा गया
भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक अगत्य संवेदी बुद्धि, संगीत बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि। गार्डनर ने इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक IQ परीक्षण केवल कुछ विशिष्ट बुद्धियों को मापते हैं, जबकि एकाधिक बुद्धियों का सिद्धांत एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। भावनात्मक बुद्धि एक ऐसी अवधारणा है जो व्यक्तियों की भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमताओं को परिभाषित करती है। इस अवधारणा को डैनियल गोलमैन ने लोकप्रिय बनाया, जो कहते हैं कि भावनात्मक बुद्धि पेशेवर और व्यक्तिगत सफलता के लिए पारंपरिक संज्ञानात्मक बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। भावनात्मक बुद्धि के प्रमुख घटक हैं आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। आत्म जागरूकता अपनी भावनाओं और उनके प्रभावों को समझने की क्षमता है। आत्मनियमन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और उन्हें रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने की क्षमता है। प्रेरणा आंतरिक ड्राइव है जो व्यक्तियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी सराहना करने की क्षमता है। सामाजिक कौशल प्रभावी संचार, संघर्ष समाधान और संबंध निर्माण की क्षमताएं हैं। तारांकन भाषा एक ऐसा शक्तिशाली संज्ञानात्मक उपकरण है जो व्यक्तियों को विचारों को व्यक्त करने, दूसरों के साथ संवाद करने और अपने पर्यावरण को समझने में मदद करता है। इस खंड में हम भाषा के विकास, उसकी संरचना और कार्य और भाषा अर्जन के विभिन्न सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। भाषा विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जो बचपन से लेकर किशोरावस्था तक निरंतर विकसित होती है। यह प्रक्रिया जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक कारकों की परस्पर क्रिया से प्रेरित होती है। भाषा विकास के विभिन्न चरणों में बड़बड़ाना, एक शब्द चरण और 2 शब्द चरण शामिल हैं। बड़बड़ाने के चरण 0-6 माह में शिशु ऐसी ध्वनियां उत्पन्न करते हैं जो भाषण ध्वनियों के समान होती हैं। एक शब्द चरण 12-18 माह में बच्चे एक शब्द का उपयोग करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं या इच्छाओं को व्यक्त करता है। 2 शब्द चरण 18-24 माह में बच्चे सरल वाक्य बनाने लगते हैं। भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील अवधि भी होती है, जो समय के वे खंड होते हैं जब मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस अवधि में भाषा का अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि भाषा का इनपुट छूट जाता है तो प्रवाह और दक्षता में कठिनाई आ सकती है। जिन्नी एक बहुत ही दुखद मामले का अध्ययन है जो भाषा अर्जन की संवेदनशील अवधियों पर प्रकाश डालता है। जिन्नी एक लड़की थी जिसे गंभीर सामाजिक अलगाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था, जिससे उसके भाषा विकास में गंभीर क्षति हुई। तारांकन मॉड्यूल 5 सामाजिक मनोविज्ञान। तारांकन सामाजिक अनुभूति। सामाजिक अनुभूति एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्तियों के विचारों, धारणाओं और व्याख्याओं को समझने की कोशिश करता है जो उनके सामाजिक संपर्क को प्रभावित करते हैं। यह प्रक्रिया हमारे निर्णयों, निर्णय लेने और संबंध निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस खंड में हम आरोपण सिद्धांत, रूढ़ियों, पूर्वाग्रहों, भेदभाव और उनके प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। आरोपण सिद्धांत एक संज्ञानात्मक ढांचा है जिसका उपयोग व्यक्तियों के व्यवहार को समझाने के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत यह समझने की कोशिश करता है कि लोग दूसरों के कार्यों के पीछे क्या कारण मानते हैं, क्या वे आंतरिक गुणों के कारण हैं या बाहरी परिस्थितियों के कारण। आंतरिक आरोपण तब होता है जब लोग किसी के व्यवहार को उसके व्यक्तित्व, इरादों या क्षमताओं के कारण समझाते हैं। बाहरी आरोपण तब होता है जब लोग किसी के व्यवहार को पर्यावरण, सामाजिक दबावों या बाहरी परिस्थितियों के कारण समझाते हैं। मूलभूत आरोपण त्रुटि एक सामान्य संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जिसमें लोग दूसरों के व्यवहार को अक्सर आंतरिक कारकों के कारण समझाते हैं, जबकि बाहरी कारकों को कम आंकते हैं। दृष्टिकोण और अन्य। दृष्टिकोण और मूल्य सामाजिक मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो व्यक्तियों की राय, विश्वासों और व्यवहारों को आकार देते हैं।
ये अवधारणाएं विपणन, राजनीति, शिक्षा और व्यक्तिगत संबंधों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस खंड में हम दृष्टिकोण के घटकों, दृष्टिकोण परिवर्तन के तंत्र, अन्य तकनीकों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझने की कोशिश करेंगे। दृष्टिकोण एक मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति या घटना के बारे में रखता है। यह 3 मुख्य घटकों से बना होता है: संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारिक घटक। संज्ञानात्मक घटक में दृष्टिकोण से जुड़े विश्वास और विचार शामिल होते हैं। भावात्मक घटक में भावनाएं और भावनाएं शामिल होती हैं जो किसी वस्तु या स्थिति के साथ जुड़ी होती हैं। व्यवहारिक घटक में वे कार्य और व्यवहार शामिल होते हैं जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के आधार पर करते हैं। दृष्टिकोण परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक तंत्रों से प्रभावित होती है। संज्ञानात्मक असंगति एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो लियोन फेस्टिंगर ने विकसित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक असंगति तब होती है जब व्यक्तियों के विश्वासों, दृष्टिकोणों या व्यवहारों में असंगति होती है जो मनोवैज्ञानिक परेशानी पैदा करती है। यह परेशानी व्यक्तियों को अपने विश्वासों या व्यवहारों को संरेखित करने के लिए प्रेरित करती है। तारांकन समूह गतिशीलता। तारांकन समूह गतिशीलता एक ऐसा क्षेत्र है जो समूहों के अंदर होने वाली बातचीत, व्यवहारों और प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करता है। यह समझना आवश्यक है क्योंकि सामूहिक वातावरण में व्यक्तियों के व्यवहार और निर्णयों पर समूह गतिशीलता का अलग प्रभाव होता है। इस खंड में हम भूमिकाओं और मानदंडों, समूह निर्णय लेने और नेतृत्व शैलियों को समझने की कोशिश करेंगे। भूमिकाएं और मानदंड समूह गतिशीलता के मूलभूत घटक हैं जो समूह में व्यक्तियों के व्यवहारों को आकार देते हैं। ये तत्व समूह के कामकाज को व्यवस्थित करते हैं और सामूहिक सद्भाव को बनाए रखने में मदद करते हैं। सामाजिक भूमिकाएं वे अपेक्षित व्यवहार और जिम्मेदारियां होती हैं जो एक व्यक्ति को समूह के अंदर अपनानी पड़ती हैं। प्रत्येक भूमिका की अपेक्षाओं का एक विशिष्ट सेट होता है जिसका पालन समूह के सदस्यों को करना पड़ता है। अनुरूपता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार और विश्वासों को समूह के मानदंडों और अपेक्षाओं के साथ संरेखित करते हैं। यह सामाजिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो व्यक्तियों को समूह के स्वीकृत मानकों के अनुसार कार्य करने पर मजबूर करता है। स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग एक प्रसिद्ध और विवादास्पद अध्ययन है जो समूह भूमिकाओं और अनुरूपता को उजागर करता है। 1971 में फिलिप जिमोर्डो द्वारा किया गया। इस प्रयोग में कॉलेज के छात्रों को यादृच्छिक रूप से गार्ड और कैदी की भूमिकाओं में विभाजित किया गया था। इस प्रयोग में देखा गया कि कैसे निर्धारित भूमिकाओं ने व्यक्तियों के व्यवहारों को नाटकीय रूप से बदल दिया। गार्ड्स ने दुर्व्यवहार करने वाला व्यवहार अपनाया जबकि कैदियों ने विनम्र और तनावग्रस्त व्यवहार दिखाया। तारांकन पारस्परिक संबंध। तारांकन पारस्परिक संबंध सामाजिक मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत, संबंधों और बंधनों को समझने की कोशिश करता है। ये संबंध व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक संदर्भों में हो सकते हैं जो हमारी भावनात्मक भलाई और समग्र जीवन संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। इस खंड में हम आकर्षण के कारकों, प्रेम के सिद्धांतों और संबंधों में प्रभावी संचार कौशल को समझने की कोशिश करेंगे। आकर्षण के कारक परिभाषित करते हैं कि लोग एक दूसरे को क्यों पसंद करते हैं या आकर्षित क्यों होते हैं। ये कारक कई आयामों में वर्गीकृत होते हैं जैसे निकटता, समानता और शारीरिक आकर्षण। ये पहलू हमारे सामाजिक संपर्कों में प्रारंभिक रुचि और संबंध विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने प्रेम का त्रिकोणीय सिद्धांत प्रस्तावित किया जो प्रेम को 3 परस्पर जुड़े घटकों में विभाजित करता है: अंतरंगता, जुनून और प्रतिबद्धता। ये घटक एक त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित होते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के प्रेम संबंधों को परिभाषित किया जाता है। अंतरंगता भावनात्मक निकटता, जुड़ाव और अपनेपन का प्रतिनिधित्व करती है। जुनून शारीरिक आकर्षण, यौन इच्छा और तीव्र भावनाओं को परिभाषित करता है।
प्रतिबद्धता दीर्घकालिक समर्पण, निष्ठा और संबंध को बनाए रखने के निर्णय का प्रतिनिधित्व करती है। प्रभावी संचार संबंधों के मूलभूत निर्माण खंड हैं। यह आपसी समझ, संघर्ष समाधान और भावनात्मक बंधन को सुविधाजनक बनाते हैं। संचार कौशल और संघर्ष समाधान रणनीतियों को समझना रिश्तों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। प्रभावी संचार से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जरूरतों को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त कर सकते हैं, जो रिश्तों में आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाता है। प्रमुख संचार कौशल में सक्रिय श्रवण, सहानुभूति, मुखरता और गैर मौखिक संचार शामिल हैं। सक्रिय श्रवण में श्रोता अपने साथी के शब्दों को ध्यान से सुनता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है, बिना किसी रुकावट के। यह तकनीक आपसी सम्मान और मान्यता को बढ़ावा देती है। सहानुभूति में व्यक्तियों की अपने साथी की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने और उनकी सराहना करने की क्षमता होती है। यह तकनीक भावनात्मक बंधन और समर्थन को बढ़ाती है। तारांकन मॉड्यूल 6, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। तारांकन व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के अद्वितीय पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। यह क्षेत्र कई सिद्धांतों और रूपरेखाओं का पता लगाता है जो व्यक्तित्व विकास, संरचना और कामकाज की व्याख्या करते हैं। इस खंड में हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, लक्षण सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व विकास को अचेतन प्रक्रियाओं और बचपन के अनुभवों के माध्यम से समझाता है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा हस्ताक्षर सिगमंड फ्रायड है, जिन्होंने व्यक्तित्व की संरचना और रक्षा तंत्रों को परिभाषित किया। फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 घटकों में विभाजित किया: इड, अहंकार और परमअहंकार। इड व्यक्तित्व का आदिम और सहज भाग है। यह अचेतन होता है और आनंद सिद्धांत पर काम करता है। अहंकार वास्तविकता सिद्धांत पर काम करता है, जो इड के आवेगों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है। परमअहंकार नैतिकता और नैतिक मानकों का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रायड ने रक्षा तंत्रों को परिभाषित किया, जिनका उपयोग व्यक्ति अपने अचेतन संघर्षों और चिंता को प्रबंधित करने के लिए करते हैं। कुछ प्रमुख रक्षा तंत्र हैं: दमन, इनकार, प्रक्षेपण, विस्थापन और युक्तियुक्तिकरण। लक्षण सिद्धांत व्यक्तित्व को स्थिर और सुसंगत विशेषताओं के समूह के रूप में परिभाषित करता है। यह सिद्धांत सुझाव देती है कि व्यक्तित्व लक्षण स्थायी होते हैं और विभिन्न स्थितियों में सुसंगत व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं। गॉर्डन ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व लक्षणों को परिभाषित किया, जो व्यक्तियों के अद्वितीय व्यवहार पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑलपोर्ट के अनुसार लक्षणों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: प्रमुख लक्षण, केंद्रीय लक्षण और द्वितीयक लक्षण। बिग 5 मॉडल अशन एक व्यापक रूप से स्वीकृत लक्षण सिद्धांत है जो व्यक्तित्व को 5 बड़े आयामों में वर्गीकृत करता है: अनुभव के लिए खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमताशीलता और विक्षुब्धता। खुलापन रचनात्मकता, जिज्ञासा और खुले दिमाग को दर्शाता है। कर्तव्यनिष्ठा संगठन, विश्वसनीयता और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करती है। बहिर्मुखता सामाजिकता, मुखरता और उत्साह को परिभाषित करती है। सहमताशीलता सहानुभूति, विश्वास और सहयोग को दर्शाती है। विक्षुब्धता भावनात्मक अस्थिरता, चिंता और मूडीपन का प्रतिनिधित्व करती है। मानवतावादी सिद्धांत व्यक्तित्व को एक समग्र और विकासोन्मुख दृष्टिकोण से देखता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं का पिरामिड प्रस्तावित किया, जो मानव प्रेरणा को 5 स्तरों में विभाजित करता है: शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, प्यार और अपनेपन की आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं और अंत में आत्म साक्षात्कार। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति निचले स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही उच्च स्तर की आवश्यकताओं की ओर बढ़ते हैं। आत्म साक्षात्कार उच्चतम स्तर है, जो पूर्ति और विकास का प्रतिनिधित्व करता है।
कार्ल रोजर्स ने मानवतावादी दृष्टिकोण में आत्म अवधारणा और बिना शर्त सकारात्मक संबंध पर प्रकाश डाला। आत्म अवधारणा व्यक्तियों की अपने बारे में धारणा को परिभाषित करती है। बिना शर्त सकारात्मक संबंध बिना किसी शर्त के स्वीकृति और समर्थन का प्रतिनिधित्व करता है। रोजर्स के अनुसार बिना शर्त सकारात्मक संबंध से व्यक्ति अपने सच्चे स्व का पता लगा सकते हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तारांकन मॉड्यूल 7 प्रेरणा और भावना। तारांकन प्रेरणा के सिद्धांत। प्रेरणा और भावना मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्तियों के व्यवहारों, कार्यों और समग्र भलाई को गहराई से प्रभावित करती हैं। प्रेरणा के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं और हासिल करते हैं, जबकि भावनाएं हमारे अनुभवों को समृद्ध करती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस खंड में हम प्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों जैसे जैविक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य और मैस्लो की आवश्यकताओं के पिरामिड का पता लगाएंगे। जैविक उद्देश्य वे मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो अस्तित्व और प्रजनन के लिए आवश्यक होती हैं। ये उद्देश्य हमारे शारीरिक कामकाज से सीधे जुड़े होते हैं और इनके बिना हमारा अस्तित्व मुश्किल हो सकता है। जैविक उद्देश्यों को समझने के लिए हम भूख, प्यास और सेक्स जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं का पता लगाते हैं। भूख और प्यास दोनों ही प्राथमिक जैविक उद्देश्य हैं जो हमारे शरीर की आंतरिक स्थितियों को विनियमित करते हैं। भूख का मतलब है भोजन की आवश्यकता जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि प्यास का मतलब है पानी की आवश्यकता जो शरीर के जलयोजन स्तर को बनाए रखता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करना अस्तित्व के लिए आवश्यक है, इसलिए ये उद्देश्य मजबूत और निरंतर होते हैं। यौन प्रेरणा भी एक प्राथमिक जैविक उद्देश्य है जो प्रजनन को सुविधाजनक बनाता है। यह उद्देश्य न केवल प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि भावनात्मक बंधन और अंतरंगता को भी बढ़ावा देता है। मनोवैज्ञानिक उद्देश्य वे आवश्यकताएं हैं जो उच्च स्तरीय लक्ष्यों और व्यक्तिगत पूर्ति से संबंधित होती हैं। ये उद्देश्य व्यक्ति की भावनात्मक और संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली से जुड़े होते हैं और उनके सामाजिक संपर्कों और व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों को समझने के लिए हम उपलब्धि, संबद्धता और शक्ति जैसे प्रमुख उद्देश्यों का पता लगाते हैं। उपलब्धि उद्देश्य व्यक्तियों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है कि वे अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करें और उत्कृष्टता हासिल करें। यह उद्देश्य करियर की सफलता, शैक्षणिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्राप्त करने में मदद करता है। उच्च उपलब्धि प्रेरणा वाले लोग आमतौर पर लक्ष्य उन्मुख होते हैं, उन्हें चुनौतियों का सामना करने में मजा आता है और वे अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार करने का प्रयास करते हैं। संबद्धता उद्देश्य व्यक्तियों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है कि वे सकारात्मक सामाजिक संबंध विकसित करें और बनाए रखें। यह उद्देश्य दोस्ती, साथ और सामाजिक स्वीकृति की इच्छा को दर्शाता है। शक्ति उद्देश्य व्यक्तियों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है कि वे प्रभाव और नियंत्रण हासिल करें। यह उद्देश्य नेतृत्व की भूमिकाओं, अधिकार के पदों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने को प्रोत्साहित करता है। मैस्लो का आवश्यकताओं का पिरामिड एक व्यापक रूप से स्वीकृत प्रेरक सिद्धांत है। मैस्लो के अनुसार मानवीय आवश्यकताओं को एक स्तरीय संरचना में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें निचले स्तर की आवश्यकताओं के पूरा होने पर ही उच्च स्तर की आवश्यकताओं का पीछा किया जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर एक पिरामिड के आकार में दिखाई जाती है, जिसमें शारीरिक आवश्यकताएं सबसे नीचे होती हैं और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकताएं सबसे ऊपर होती हैं। मैस्लो के आवश्यकताओं के पिरामिड को 5 अलग अलग स्तरों में विभाजित किया गया है। शारीरिक आवश्यकताएं सबसे बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं जो अस्तित्व के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे भोजन, पानी, आश्रय और नींद। इन आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना मौलिक है क्योंकि इनके बिना व्यक्तियों के जीवित रहना मुश्किल होता है। सुरक्षा की आवश्यकताओं में शारीरिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और नुकसान से सुरक्षा शामिल है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने से व्यक्तियों में स्थिरता और पूर्वानुमेयता की भावना विकसित होती है,
जो उन्हें उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है। प्यार और अपनेपन की आवश्यकताओं में सामाजिक संबंध, दोस्ती, अंतरंग संबंध और समूह संबद्धता शामिल है। ये आवश्यकताएं व्यक्तियों को सामाजिक समर्थन और भावनात्मक पूर्ति प्रदान करती हैं, जो व्यक्तिगत भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सम्मान की आवश्यकताओं में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, उपलब्धि और दूसरों से सम्मान शामिल है। अंत में आत्म साक्षात्कार उच्चतम स्तर है। यह आवश्यकता व्यक्ति की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने की है, जिसमें व्यक्तिगत विकास, रचनात्मकता, समस्या समाधान और आत्मपूर्ति शामिल है। भावना भावना एक ऐसी जटिल अवधारणा है जो व्यक्तियों के विचारों, व्यवहारों और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को गहराई से प्रभावित करती है। भावनाएं हमारे दैनिक निर्णयों, संबंधों और समग्र भलाई में बड़ी भूमिका निभाती हैं। इस खंड में हम भावना के घटकों, भावना के विभिन्न सिद्धांतों, भावनात्मक अभिव्यक्ति के सांस्कृतिक पहलुओं और भावनात्मक विनियमन रणनीतियों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। भावना को समझने के लिए उसके विभिन्न घटकों की पहचान करना आवश्यक है। प्रत्येक घटक भावनाओं के कामकाज में एक अद्वितीय भूमिका निभाता है, जो व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को एकीकृत करता है। शारीरिक उत्तेजना भावना का एक मूलभूत घटक है, जो शरीर में शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाता है। जब हम किसी भावनात्मक उत्तेजना का अनुभव करते हैं, तो हमारे शरीर में स्वायत्त तंत्र का तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे हृदय गति बढ़ती है, श्वसन तेज होता है और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन जारी होते हैं। यह उत्तेजना प्रतिक्रिया लड़ो या भागो तंत्र के माध्यम से विनियमित होती है, जो अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है। अभिव्यंजक व्यवहार भावना के बाहरी प्रदर्शन हैं। ये व्यवहार मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरह के हो सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्तियों में शब्दों का उपयोग होता है, जैसे मैं खुश हूं या मैं दुखी महसूस कर रहा हूं। गैर मौखिक अभिव्यक्तियों में चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, हाव भाव और आवाज का लहजा शामिल है। सचेत अनुभव भावना का व्यक्तिपरक पहलू है, जो व्यक्तियों की अपनी भावनाओं और अनुभवों को दर्शाता है। यह घटक भावना के आत्मनिरीक्षणात्मक हिस्से में आता है, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को मानसिक रूप से संसाधित करता है, उन्हें लेबल करता है और उनका अर्थ समझने की कोशिश करता है। भावना के सिद्धांत भावना की समझ के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, जो भावना की उत्पत्ति, प्रसंस्करण और अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हैं। ये सिद्धांत एक दूसरे से अलग परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, जो भावना की बहुआयामी प्रकृति को व्यापक रूप से समझने में मदद करते हैं। इस खंड में हम कुछ बड़े सिद्धांतों जैसे जेम्स लैंग सिद्धांत, कैनन बर्ड सिद्धांत और शिखर सिंगर सिद्धांत का पता लगाएंगे। जेम्स लैंग सिद्धांत, जो विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया, भावना को शारीरिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली संज्ञानात्मक व्याख्याओं के माध्यम से समझाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले शारीरिक उत्तेजना होती है, जैसे हृदय गति का बढ़ना, फिर यह उत्तेजना मस्तिष्क में एक भावना के रूप में व्याख्यायित होती है, जैसे मैं डर रहा हूं। कैनन बर्ड सिद्धांत, जो वाल्टर कैनन और फिलिप बर्ड ने प्रस्तावित किया, जेम्स लैंग सिद्धांत के विपरीत था। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक उत्तेजना और भावनात्मक अनुभव एक साथ समानांतर में होते हैं, बिना किसी अनुक्रमिक क्रम के। जब कोई भावनात्मक उत्तेजना होती है, तो मस्तिष्क एक साथ शारीरिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करता है और भावना को सचेत रूप से अनुभव कराता है। शेखट सिंगर का दो कारक सिद्धांत, जिसे स्टेनली शेखटर और जेरोम ई सिंगर ने 1962 में प्रस्तावित किया, भावना को शारीरिक उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के संयोजन के माध्यम से समझाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भावना में दो मुख्य घटक होते हैं, शारीरिक उत्तेजना और एक संज्ञानात्मक लेबल। भावनात्मक अभिव्यक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को बाहरी रूप से व्यक्त करते हैं, ताकि दूसरे लोगों को उनकी भावनात्मक स्थिति का पता चले। यह अभिव्यक्ति मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरह से हो सकती है, और यह सांस्कृतिक मानदंडों और सामाजिक अपेक्षाओं से गहराई से प्रभावित होती है।
भावनात्मक अभिव्यक्ति के सांस्कृतिक सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक विशिष्टता के पहलुओं को समझना भी आवश्यक है, ताकि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में भावनाओं की सटीक व्याख्या की जा सके। सांस्कृतिक सार्वभौमिकता का मतलब है कि कुछ बुनियादी भावनाएं हर संस्कृति में समान तरीके से व्यक्त की जाती हैं, जो विकासवादी आधार पर उचित ठहराई जाती हैं। ये भावनाएं जैसे खुशी, उदासी, क्रोध, भय, घृणा और आश्चर्य सभी संस्कृतियों में पहचानी जा सकती हैं। हालांकि सांस्कृतिक विशिष्टता यह है कि विभिन्न संस्कृतियों में भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके में भिन्नताएं होती हैं, जो विशिष्ट सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों और सामाजिक संदर्भों से प्रभावित होती हैं। पॉल एकमैन ने 1970 के दशक में चेहरे के भावों और बुनियादी भावनाओं पर व्यापक शोध किया। उन्होंने 6 बुनियादी भावनाओं की पहचान की, जिनके चेहरे के भाव सार्वभौमिक थे। परिणामों में पाया गया कि विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रतिभागियों ने बुनियादी भावनाओं जैसे खुशी, उदासी, क्रोध, भय, घृणा और आश्चर्य को समान तरीके से पहचाना। तारांकन मॉड्यूल 8 स्वास्थ्य मनोविज्ञान और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। तारांकन स्वास्थ्य मनोविज्ञान एक ऐसा विशेष क्षेत्र है जो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों को समझने की कोशिश करता है जो स्वास्थ्य और बीमारी को प्रभावित करते हैं। यह क्षेत्र व्यक्तियों के स्वास्थ्य व्यवहारों, तनाव प्रबंधन और पुरानी बीमारियों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का पता लगाता है, ताकि एक समग्र दृष्टिकोण विकसित किया जा सके जो समग्र भलाई को बढ़ाता है। इस खंड में हम जैव मनोसामाजिक मॉडल, स्वास्थ्य व्यवहारों और पुरानी बीमारियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जैव मनोसामाजिक मॉडल एक व्यापक ढांचा है जो स्वास्थ्य और बीमारी को समझने के लिए जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों को एकीकृत करने पर केंद्रित है। यह मॉडल जॉर्ज एंगेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो पारंपरिक जैव चिकित्सा मॉडल का विस्तार करता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयामों को शामिल किया गया है। जैव मनोसामाजिक मॉडल के अनुसार किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को समझने के लिए उनकी आनुवंशिक संरचना, भावनात्मक भलाई, व्यवहारिक पैटर्न और सामाजिक वातावरण पर विचार करना आवश्यक है। जैविक कारकों में आनुवंशिक प्रवृत्ति, शारीरिक प्रक्रियाएं और शरीर के कार्य शामिल होते हैं जो स्वास्थ्य परिणामों को सीधे प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारकों में तनाव का स्तर, मुकाबला करने के तंत्र, व्यक्तित्व लक्षण और मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां आती हैं, जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य व्यवहारों और धारणाओं को आकार देती हैं। सामाजिक कारकों में सांस्कृतिक मानदंड, सामाजिक आर्थिक स्थिति, परिवार का समर्थन और सामाजिक नेटवर्क शामिल होते हैं, जो स्वास्थ्य संसाधनों और समर्थन प्रणालियों को निर्धारित करते हैं। तारांकन मॉड्यूल 9 नैदानिक मनोविज्ञान। तारांकन मानसिक स्वास्थ्य को समझना। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा जटिल पहलू है जो व्यक्तियों की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई को नियंत्रित करता है। यह हर एक इंसान के जीवन के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह बचपन हो, किशोरावस्था हो, वयस्कता या वृद्धावस्था। मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह भलाई की एक सकारात्मक स्थिति को परिभाषित करता है, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को साकार करता है, सामान्य जीवन के तनावों को प्रबंधित करता है, उत्पादक रूप से काम करता है और स्वस्थ संबंध बनाए रखता है। इस खंड में हम मानसिक स्वास्थ्य की मूलभूत परिभाषाओं और अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। वर्गीकरण प्रणालियों जैसे DSM-5 और ICD-10 को समझेंगे और कलंक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच जटिल संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी दो अलग अलग लेकिन परस्पर जुड़ी अवधारणाएं हैं जो व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक कामकाज को परिभाषित करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक सकारात्मक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता का साकार करते हैं, तनावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं और अपने समुदाय में योगदान करते हैं। इसमें भावनात्मक लचीलापन, आत्मसम्मान और जीवन संतुष्टि जैसे पहलू शामिल हैं। दूसरी तरफ मानसिक बीमारी एक निदान योग्य स्थिति है जो व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करती है।
मानसिक बीमारियां जैसे अवसाद, चिंता विकार, सिजोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार दैनिक कामकाज को खराब करती हैं और जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य विकारों की सटीक पहचान करने के लिए मानकीकृत वर्गीकरण प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। ये प्रणालियां मानसिक विकारों की श्रेणियों, मानदंडों और परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं, जो चिकित्सकों को सुसंगत और विश्वसनीय निदान करने में मदद करती हैं। 2 प्राथमिक वर्गीकरण प्रणालियां व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5वां संस्करण और ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10वां संस्करण। DSM-5 जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन APA द्वारा प्रकाशित किया जाता है, मानसिक विकारों के विस्तृत विवरण और नैदानिक मानदंड प्रदान करता है। DSM-5 में विकारों को विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे मूड विकार, चिंता विकार, मनोवैज्ञानिक विकार और व्यक्तित्व विकार। प्रत्येक विकार के लिए नैदानिक मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं, जो चिकित्सकों को सटीक निदान करने में मार्गदर्शन करते हैं। DSM-5 का उपयोग मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों में होता है और यह शोध और नैदानिक अभ्यास में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। ICD-10 जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विकसित किया गया है, एक वैश्विक वर्गीकरण प्रणाली है जो बीमारियों और स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों को वर्गीकृत करती है। ICD-10 में मानसिक और व्यवहार संबंधी विकारों को विस्तृत कोड के माध्यम से वर्गीकृत किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मकता और स्वास्थ्य सांख्यिकी का समर्थन करते हैं। ICD-10 का उपयोग विश्व स्तर पर होता है और यह स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मानकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार। मानसिक विकार व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को बाधित करते हैं। ये विकार उनकी दैनिक कार्यप्रणाली, संबंधों और समग्र भलाई को प्रभावित करते हैं। इस खंड में हम प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकारों जैसे चिंता विकार, मूड विकार, सिजोफ्रेनिया और मनोवैज्ञानिक विकारों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। चिंता विकार एक समूह है जो अत्यधिक भय और चिंता से युक्त होता है। ये विकार व्यक्तियों के दैनिक जीवन में संकट और हानि का कारण बनते हैं। इस खंड में हम सामान्यीकृत चिंता विकार DAD और आतंक विकार को समझने की कोशिश करेंगे। DAD में व्यक्तियों को पुरानी अत्यधिक चिंता होती है जो उनकी दैनिक गतिविधियों को बाधित करती है। यह चिंता आमतौर पर कई क्षेत्रों जैसे काम, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संबंधों पर केंद्रित होती है। आतंक विकार में बार बार अप्रत्याशित आतंक के दौरे पड़ते हैं। आतंक के दौरे अचानक तीव्र भय के एपिसोड होते हैं, जिसमें शारीरिक लक्षण जैसे दिल की धड़कन का तेज होना, पसीना आना, कांपना, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना और नियंत्रण खोने या मरने का डर शामिल होता है। ये दौरे व्यक्तियों को भय और चिंता का कारण बनते हैं, जो उन्हें परिहार व्यवहार अपनाने पर मजबूर कर देते हैं। मूड विकार व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करते हैं। ये विकार उनके मूड और भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित करते हैं, जो उनकी दैनिक कार्यप्रणाली और संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस खंड में हम अवसाद और द्विध्रुवी विकार को समझने की कोशिश करेंगे। अवसाद एक सामान्य मूड विकार है जो लगातार उदासी, रुचि की हानि, थकान, बेकारी या अपराधबोध की भावनाओं, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और आत्महत्या के विचारों से चिन्हित होता है। अवसाद की शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर किशोरावस्था या प्रारंभिक वयस्कता में विकसित होता है। द्विध्रुवी विकार एक गंभीर मूड विकार है जो अत्यधिक मूड स्विंग्स से चिन्हित होता है, जिसमें उन्मत्त और अवसादग्रस्त एपिसोड शामिल होते हैं। उन्मत्त एपिसोड्स में व्यक्ति उच्च ऊर्जा स्तर, उत्साह, आवेगी व्यवहार, तीव्र भाषण और भव्य विचार प्रदर्शित करते हैं। अवसादग्रस्त एपिसोड्स में लगातार उदासी, कम ऊर्जा और रुचि की हानि दिखाई देती है। सिजोफ्रेनिया
और मनोवैज्ञानिक विकार। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जो व्यक्तियों के विचारों, धारणाओं और व्यवहारों को विकृत करता है। यह विकार मतिभ्रम, भ्रम, अव्यवस्थित सोच और बिगड़ा हुआ कार्यप्रणाली से युक्त होता है। सिजोफ्रेनिया के प्राथमिक लक्षणों में मतिभ्रम जैसे सुनी हुई आवाजें, भ्रम, झूठी मान्यताएं और अव्यवस्थित सोच शामिल होती है। द्वितीयक लक्षणों में सामाजिक अलगाव, प्रेरणा की कमी और संज्ञानात्मक हानियां जैसे स्मृति हानि और ध्यान की कमी शामिल होती हैं। सिजोफ्रेनिया की शुरुआत आमतौर पर देर से किशोरावस्था या प्रारंभिक वयस्कता में होती है और यह व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तारांकन चिकित्सा दृष्टिकोण। तारांकन मनोचिकित्सा एक सन्निचित और सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर और ग्राहक मिलकर मनोवैज्ञानिक मुद्दों को संबोधित करते हैं। यह चिकित्सा व्यक्तियों को उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने, प्रबंधित करने और बदलने में मदद करती है। विभिन्न प्रकार के मनोचिकित्सा दृष्टिकोण हैं, जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी CBT, मनोगतिक थेरेपी और मानवतावादी थेरेपी, जो प्रत्येक अद्वितीय दृष्टिकोण और तकनीकों का उपयोग करते हैं। CBT एक साक्ष्य आधारित मनोचिकित्सा दृष्टिकोण है जो व्यक्तियों के नकारात्मक विचार पैटर्न और कुप्रबंधित व्यवहारों को पहचानने और संशोधित करने पर केंद्रित है। CBT के अनुसार विचार, भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस थेरेपी में ग्राहकों को अपनी विकृत सोच को चुनौती देने और अधिक रचनात्मक सोच पैटर्न विकसित करने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। तकनीकों में संज्ञानात्मक पुनर्गठन, व्यवहारिक सक्रियण और एक्सपोजर थेरेपी शामिल हैं, जो चिंता, अवसाद, PTSD और अन्य विकारों का प्रभावी ढंग से उपचार करते हैं। बायोमेडिकल थेरेपी एक वैज्ञानिक और चिकित्सा दृष्टिकोण है जो मानसिक स्वास्थ्य विकारों को जैविक कारकों के साथ उपचारित करता है। यह थेरेपी दवाओं, इलेक्ट्रोकंवल्सिव थेरेपी ECT और अन्य चिकित्सा हस्तक्षेपों को शामिल करती है जो मस्तिष्क रसायन विज्ञान और शारीरिक प्रक्रियाओं को संशोधित करती हैं ताकि लक्षणों को कम किया जा सके। मानसिक स्वास्थ्य विकारों के उपचार के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली दवाओं में एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर्स और एंजाइयोलाइटिक्स चिंतारोधी दवाएं शामिल हैं। तारांकन मॉड्यूल 10 समकालीन मुद्दे और भविष्य की दिशाएं। तारांकन सकारात्मक मनोविज्ञान। सकारात्मक मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो व्यक्तियों के सामर्थ्य, गुणों और सकारात्मक अनुभवों को समझने और बढ़ाने पर केंद्रित है। यह क्षेत्र पारंपरिक मनोविज्ञान के नकारात्मक पहलुओं को पूरक बनाता है जो मानसिक बीमारी और शिथिलता पर ध्यान केंद्रित करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य व्यक्तियों को उनकी भलाई और खुशी को अधिकतम करने में मदद करना है ताकि वे पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकें। इस खंड में हम भलाई और खुशी की मूलभूत अवधारणाओं, सेलिगमैन के PERMO मॉडल, सामर्थ्य और गुणों के वर्गीकरण और कुछ वास्तविक जीवन के केस स्टडीज का पता लगाएंगे। भलाई और खुशी मनोवैज्ञानिक निर्माण हैं जो व्यक्तियों के समग्र जीवन संतुष्टि और सकारात्मक भावनात्मक स्थितियों को परिभाषित करते हैं। ये अवधारणाएं बहुआयामी होती हैं जो भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयामों को समाहित करती हैं। भलाई का मतलब एक समग्र स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है, सकारात्मक संबंधों को बनाए रखता है और व्यक्तिगत विकास का अनुभव करता है। खुशी आमतौर पर अल्पकालिक सकारात्मक भावनाओं और संतोष को दर्शाती है जो दैनिक अनुभवों और क्षणिक आनंद से आती है। मार्टिन सेलिगमैन ने सकारात्मक मनोविज्ञान के ढांचे को परिभाषित करने के लिए PERMO मॉडल प्रस्तावित किया। PERM एक संक्षिप्त नाम है जो 5 आवश्यक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जो भलाई को बढ़ाते हैं। सकारात्मक भावनाएं, पॉजिटिव इमोशंस, जुड़ाव, एंगेजमेंट, संबंध, रिलेशनशिप्स, अर्थ, मीनिंग और उपलब्धि, कंप्लीशमेंट। सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, कृतज्ञता, आशा और संतोष व्यक्ति के दैनिक अनुभवों को समृद्ध करती हैं। जुड़ाव प्रवाह की स्थिति में होना है जहां व्यक्ति अपने कार्यों में पूरी तरह से डूब जाता है।
सार्थक संबंध और सहायक संबंध व्यक्ति की भावनात्मक समर्थन प्रणाली को मजबूत करते हैं। जीवन में उद्देश्य और दिशा महसूस करना जो व्यक्तियों को प्रेरित और पूर्ण बनाता है। व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना और सफलता का अनुभव करना जो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सांस्कृतिक मनोविज्ञान। सांस्कृतिक मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो यह समझने की कोशिश करती है कि संस्कृति व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को कैसे आकार देती है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक संदर्भों में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का पता लगाता है, जिससे विभिन्न आबादी की अद्वितीय मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है। इस खंड में हम सांस्कृतिक प्रभावों, व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता की गतिशीलता, आत्मावधारणा पर अंतर सांस्कृतिक अध्ययन, एकीकरण और पहचान की चुनौतियों और वास्तविक जीवन के केस स्टडीज को समझने की कोशिश करेंगे। संस्कृति एक साझा प्रणाली है जो मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों और प्रथाओं को परिभाषित करती है, जो एक समूह के सदस्यों के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को गहराई से प्रभावित करती है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि व्यक्तियों की धारणाओं, संज्ञान, भावनाओं और सामाजिक संपर्कों को गहराई से प्रभावित करती है, जो उनके समग्र मनोवैज्ञानिक कामकाज को परिभाषित करती है। व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता सांस्कृतिक आयाम हैं जो समाजों के जोर को परिभाषित करते हैं। व्यक्तिवादी संस्कृतियों में व्यक्तिगत उपलब्धियों और स्वायत्तता पर जोर दिया जाता है, जबकि सामूहिकतावादी संस्कृतियों में समूह सद्भाव और परस्पर निर्भरता को महत्व दिया जाता है। ये आयाम व्यक्तियों की आत्म-अवधारणा, प्रेरणा और सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। तारांकन प्रौद्योगिकी और मनोविज्ञान। तारांकन प्रौद्योगिकी और मनोविज्ञान के बीच की बातचीत आज के आधुनिक युग में काफी गतिशील है। प्रौद्योगिकी ने न केवल हमारे दैनिक जीवन को बदल दिया है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक प्रथाओं को भी नए आयाम दिए हैं। इस खंड में हम प्रौद्योगिकी के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे, विशेष रूप से सोशल मीडिया के प्रभावों, आभासी वास्तविकता, चिकित्सा में प्रगति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का सबसे बड़ा प्रभाव आत्मसम्मान पर पड़ता है। लोग अपने जीवन की हाइलाइट रील्स को दूसरों के साथ तुलना करते हैं, जो अवास्तविक अपेक्षाओं और आत्मसंदेह को जन्म देती है। अपनी जीवन शैली, सफलता और रूप रंग की दूसरों से तुलना करना, जिससे व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को कम आंकने लगता है, आत्मसम्मान में कमी आती है। सोशल मीडिया पर बातचीत अक्सर सतही हो सकती है, जिससे गहरे भावनात्मक संबंध विकसित करना मुश्किल हो जाता है। आमने सामने की बातचीत की जगह ऑनलाइन संचार को प्राथमिकता दी जा रही है, जो अकेलेपन और सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है। ये कारक मिलकर चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को बढ़ा सकते हैं। आभासी वास्तविकता VR थेरेपी एक उभरती हुई तकनीक है जो मानसिक स्वास्थ्य उपचार में अभिनव दृष्टिकोण प्रदान कर रही है। VR का उपयोग करके चिकित्सक व्यक्तियों को नियंत्रित सेटिंग में एक्सपोजर थेरेपी और व्यवहारिक हस्तक्षेप करने में मदद करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी चिंता विकारों, फोबिया, PTSD और OCD जैसी स्थितियों के उपचारों में प्रभावी है। पारंपरिक एक्सपोजर थेरेपी में व्यक्तियों को धीरे धीरे डर पैदा करने वाली उत्तेजनाओं के संपर्क में लाया जाता है, ताकि उनकी भय प्रतिक्रिया को प्रबंधित किया जा सके। VR थेरेपी इस प्रक्रिया को बेहतर बनाती है, क्योंकि यह यथार्थवादी फिर भी सुरक्षित आभासी वातावरण बनाती है। उदाहरण के लिए, PTSD के रोगियों को युद्ध क्षेत्रों या दर्दनाक घटनाओं के आभासी सिमुलेशन में रखा जा सकता है, जो उन्हें एक नियंत्रित और सुरक्षित वातावरण में अपनी प्रतिक्रियाओं पर काम करने में मदद करता है। इससे उनके मुकाबला करने के तंत्र में सुधार होता है और वास्तविक जीवन के ट्रिगर्स का सामना करने का आत्मविश्वास बढ़ता है। तारांकन मॉड्यूल 11 व्यावहारिक अनुप्रयोग और कौशल निर्माण। तारांकन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत केवल सिद्धांत या शोध तक सीमित नहीं है। ये सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू किए जा सकते हैं, ताकि हम अपने संचार कौशल को बढ़ा सकें, बेहतर निर्णय ले सकें
और समग्र भलाई में सुधार कर सकें। इस खंड में हम 2 प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाएंगे: संचार कौशल को बढ़ाना और निर्णय लेने में सुधार करना। प्रभावी संचार कौशल व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को मजबूत करते हैं। सक्रिय श्रवण और सहानुभूति जैसे कौशलों से हम अपनी बातचीत को सार्थक और प्रभावशाली बना सकते हैं। ये कौशल गलतफहमियों को कम करते हैं, विश्वास का निर्माण करते हैं और सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ाते हैं। सक्रिय श्रवण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्रोता पूरा ध्यान वक्ता पर लगाता है, उनकी बातों को समझने की कोशिश करता है और प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यह निष्क्रिय सुनने से अलग है, क्योंकि सक्रिय श्रवण में मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को ध्यान से देखा जाता है। सहानुभूति एक ऐसी क्षमता है जिसमें हम दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है और सहायक संबंधों को मजबूत करता है। व्यक्तिगत विकास रणनीतियाँ। व्यक्तिगत विकास रणनीतियाँ व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में विकास और सुधार प्राप्त करने में मदद करती हैं। ये रणनीतियाँ आत्म जागरूकता, लक्ष्य निर्धारण और लचीलापन निर्माण पर केंद्रित होती हैं, जो व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करने और अपनी क्षमता को अधिकतम करने में मदद करती हैं। लक्ष्य निर्धारण एक संरचित प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों को परिभाषित करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए क्रियाशील कदमों की योजना बनाता है। प्रभावी लक्ष्य निर्धारण में स्पष्टता, प्रेरणा और फोकस बढ़ता है, जो व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए आवश्यक है। इस खंड में हम स्मार्ट लक्ष्यों के ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे और व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण कार्यशाला के माध्यम से व्यावहारिक अनुप्रयोगों को भी समझेंगे। स्मार्ट लक्ष्य एक प्रभावी लक्ष्य निर्धारण ढांचा है जो लक्ष्यों को विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापने योग्य, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, प्रासंगिक, रेलेवेंट और समयबद्ध, टाइम-बाउंड बनाता है। यह ढांचा व्यक्तियों को स्पष्ट और व्यवहार्य उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करता है, जो उनकी प्रगति को ट्रैक करने और सफलता प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लचीलापन निर्माण। लचीलापन एक ऐसा मनोवैज्ञानिक लक्षण है जो व्यक्तियों को प्रतिकूलता, तनाव और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। लचीले व्यक्ति अपने नकारात्मक अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें अपने विकास और विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। लचीलापन बनाने के लिए प्रभावी मुकाबला करने की रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है। ये रणनीतियां व्यक्तियों को तनाव प्रबंधित करने, भावनात्मक विनियमन को बढ़ाने और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद करती हैं। मुकाबला करने की रणनीतियों के प्रकारों में समस्या केंद्रित मुकाबला, भावना केंद्रित मुकाबला और परिहार मुकाबला शामिल हैं। समस्या केंद्रित मुकाबला सीधे समस्याओं का समाधान करने पर केंद्रित होता है, जैसे समस्या समाधान तकनीकों का उपयोग करना, समय प्रबंधन और संगठनात्मक कौशल विकसित करना और संसाधनों की पहचान और उपयोग करना। भावना केंद्रित मुकाबला भावनाओं को प्रबंधित करने पर केंद्रित होता है, जैसे भावनात्मक विनियमन तकनीकें जैसे गहरी सांस लेना और ध्यान, सकारात्मक आत्मचर्चा और विश्वसनीय रिश्तों और सामाजिक समर्थन की तलाश करना। प्रभावी मुकाबला रणनीतियां हैं माइंडफुलनेस और ध्यान, शारीरिक गतिविधि, सामाजिक समर्थन और संज्ञानात्मक पुनर्गठन। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा एक सक्रिय दृष्टिकोण है जो व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को पहचान सकें और प्रारंभिक सहायता प्रदान कर सकें। ये कौशल गंभीर स्थितियों में समय पर हस्तक्षेप को सक्षम बनाते हैं, जो व्यक्तियों की पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को पहचानना प्रभावी हस्तक्षेप के लिए पहला कदम है। प्रारंभिक पहचान से समय पर सहायता और उपचार प्रदान किया जा सकता है, जो पुनर्प्राप्ति को तेज करता है और जटिलताओं को रोकता है। मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं भावनात्मक लक्षण, लगातार उदासी या कम मूड, चिड़चिड़ापन या क्रोध, अत्यधिक चिंता, मूड में बदलाव। संज्ञानात्मक लक्षण, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या स्मृति समस्याएं, नकारात्मक सोच पैटर्न, अनिर्णय या खराब निर्णय,
घुसपैठ करने वाले विचार या फ्लैशबैक। व्यवहारिक लक्षण सामाजिक अलगाव या एकांत, खाने या सोने की आदतों में बदलाव, काम या शिक्षा में प्रदर्शन में कमी, पदार्थों जैसे शराब या ड्रग्स का बढ़ा हुआ उपयोग। और शारीरिक लक्षण पुरानी थकान या कम ऊर्जा, अस्पष्टीकृत दर्द, सिर दर्द या पेट की समस्याएं, वजन या भूख में बदलाव। भावनात्मक बुद्धि को बढ़ाना। आत्म जागरूकता, सहानुभूति और सामाजिक कौशल भावनात्मक बुद्धि के मुख्य घटक हैं। आत्म जागरूकता अपनी भावनाओं को समझने और पहचानने की क्षमता है। भावनात्मक बुद्धि का यह पहला और बहुत महत्वपूर्ण घटक है। यह कौशल व्यक्तियों को अपनी ताकत, कमजोरियों, भावनाओं और उनके प्रभावों को पहचानने में मदद करती है। आत्म जागरूकता से व्यक्ति अपने कार्यों और निर्णयों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत विकास और पेशेवर विकास के लिए आवश्यक है। अपनी भावनाओं को पहचानने के लिए भावनाओं को लेबल करना। हर भावना का एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, जैसे खुशी, दुख, उदासी, क्रोध, भय, चिंता, निराशा। इससे व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है। शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन करना। भावनाएं अक्सर शारीरिक संवेदनाओं के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे दिल की धड़कन का तेज होना, पसीना आना, गले में गांठ या थकान महसूस होना। इन संवेदनाओं को पहचानना भावनाओं को पहचानने में मदद करता है। ट्रिगर्स को समझना। हर भावना के पीछे कुछ ना कुछ कारण ट्रिगर होते हैं, जैसे कोई विशेष स्थिति, व्यक्ति या यादें। ट्रिगर को समझने से व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। माइंडफुलनेस अभ्यास। माइंडफुलनेस ध्यान से वर्तमान क्षण में जागरूकता बढ़ती है, जो भावनाओं को पहचानने में मदद करता है। सहानुभूति और सामाजिक कौशल भावनात्मक बुद्धि के दो अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं। सहानुभूति से व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझ सकता है, जबकि मजबूत सामाजिक कौशल प्रभावी संचार और स्वस्थ संबंधों को विकसित करते हैं। ये कौशल व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए आवश्यक हैं। मजबूत संबंध बनाना सहानुभूति और सामाजिक कौशल को प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर निर्भर करता है। ये संबंध एक सहायता प्रणाली बनाते हैं जो भावनात्मक भलाई को बढ़ाता है। सहानुभूति और सामाजिक कौशल को बढ़ाने की तकनीकों में शामिल हैं परिप्रेक्ष्य लेना, दूसरों के दृष्टिकोण से स्थिति को देखना और समझने की कोशिश करना, गैर मौखिक संचार, शरीर की भाषा, चेहरे के भाव और आंखों के संपर्क से भावनाओं को व्यक्त करना, भावनात्मक विनियमन, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना ताकि वे बातचीत को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करें, और सक्रिय श्रवण, वक्ता की बातों को पूरी तरह से सुनना और उन्हें प्रतिबिंबित करना। तारांकन अंतिम सारांश। तारांकन इस संपूर्ण यात्रा में हमने मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझा। हमने जाना कि मनोविज्ञान केवल व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमें स्वयं को, दूसरों को और समाज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। हमने देखा कि कैसे हमारा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं, कैसे हमारे शुरुआती अनुभव और लगाव हमारे विकास को आकार देते हैं, और कैसे हम सीखते हैं, याद रखते हैं और सोचते हैं। हमने सामाजिक प्रभावों, समूह गतिशीलता और पारस्परिक संबंधों की जटिलताओं को भी समझा। व्यक्तित्व, प्रेरणा, भावना और तनाव से निपटने के तरीकों ने हमें यह समझने में मदद की कि हम एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में कैसे कार्य करते हैं और हम अपनी भलाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कानून और नैदानिक सेटिंग्स में कैसे लागू किया जाता है ताकि व्यक्तियों और समाज की समस्याओं का समाधान किया जा सके। अंत में हमने सकारात्मक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक प्रभावों, प्रौद्योगिकी के प्रभाव और भविष्य के रुझानों के माध्यम से मनोविज्ञान के समकालीन मुद्दों और संभावित दिशाओं का पता लगाया। व्यावहारिक कौशल जैसे प्रभावी संचार, सहानुभूति, लक्ष्य निर्धारण, लचीलापन और मानसिक स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा
हमें अपने दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने में मदद करेंगे। यह मनोविज्ञान की यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम आशा करते हैं कि इस यात्रा ने आपको एक नई दृष्टि दी है और आप अपने जीवन में मनोविज्ञान के इन सिद्धांतों का उपयोग करके एक अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने में सक्षम होंगे।